बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्केलेटन, लेकिन उससे पहले एक डिसऑर्डर मुझसे रह गया था, तो वो बोन फ्रैक्चर जो है डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद स्केलेटन, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, बोन फ्रैक्चर क्या होता है? बोन फ्रैक्चर इज़ अ मेडिकल टर्म विच इज़ यूज फॉर अ ब्रोकन बोन। सही है, इट इज़ अ मेडिकल टर्म विच इज़ यूज फॉर व्हाट? ब्रोकन बोन। और पिन बोन फ्रैक्चर हमारे पास दो किस्म का होता है, एक सिंपल और एक कंपाउंड। सिंपल इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम कहते हैं क्लोज। सही है, क्लोज फ्रैक्चर भी इसको हम कहते हैं। सही। और कंपाउंड या इसको हम ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं। क्लियर? अच्छा, तीसरी बात, पहला तो सिंपल, क्लोज, और दूसरा जो आपने इसमें याद रखना है, इसमें क्या होता है? स्किन इंटैक्ट होता है। यहाँ पे स्किन क्या होता है? रप्चर नहीं होता, इंटेक होता है। सही है, स्किन इंटेक्ट। और यहां पे जो है स्किन रप्चर हो जाता है। क्या हो जाता है? रप्चर या नॉट इंटेक्ट। क्लियर है बेटा? लेट सपोज दिस इज बोन, दिस इज व्हाट? आवर आर्म, और यहाँ पे इनसाइड क्या है? बोन है, जो कि क्या हो गया? रप्चर हो गया है, लेकिन स्किन रिमेन इंटेक्ट। और यहाँ पे जो है लेट सपोज हमारे पास क्या है? आर्म है, और इसमें यहाँ पे बोन है, और बोन क्या हो गया? वो रप्चर हो गया, और जब ये रप्चर हो गया उसने स्किन को भी अपने साथ क्या किया है? रप्चर कर दिया है। क्लियर हो गया? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? कंपाउंड और ओपन, या इस इज कॉल्ड व्हाट? सिंपल और क्लोज। अच्छा बेटा, फिर इसके लिए हीलिंग जो है बोन फ्रैक्चर की, टाइम कितना लेता है? तो बेटा हीलिंग टाइम किसके लिए? सिंपल फ्रैक्चर के लिए। तो सिंपल फ्रैक्चर के लिए तकरीबन ये 6 to 8 वीक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा बेटा, 6 to 8 वीक। दूसरा, व्हाट आर द फैक्टर विच इफेक्ट हीलिंग टाइम? तो बेटा ये फैक्टर आपने याद रखने हैं कि वो कौन से फैक्टर है जो कि बोन हीलिंग को क्या करते हैं? वो इफेक्ट करते हैं। एक है एज। तो एज क्या है? ओल्ड एज में ये हीलिंग टाइम क्या होगा? ज्यादा होगा। और बॉय जो एडल्टहुड है उसमें हीलिंग टाइम क्या होगा? वो कम होगा, जल्दी हील करेगा। दूसरा जो है बेटा ब्लड सप्लाई। क्या है? ब्लड सप्लाई। तो अगर कोई ऑर्गन है वहां पे क्या है? ब्लड सप्लाई ज्यादा है, रिच ब्लड सप्लाई है, तो हीलिंग उसकी ज्यादा कम वक्त लगेगी। और अगर रिच ब्लड सप्लाई नहीं है तो वहां पे फिर क्या होगा? हीलिंग जो है वो क्या होगा? वो फॉर लास्ट टाइम के लिए फिर हो जाएगा। तो एज, ब्लड सप्लाई। तीसरा है मोबिलिटी। तो बेटा अगर फ्रैक्चर किसी ऐसी जगह पर है जो कि मूवेबल है ज्यादा, अब यहाँ पे हार्ट में है, यहाँ पे या यहाँ पे फॉर एग्जांपल पाँव में है, तो अब यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो अगर वहां पे फ्रैक्चर है तो वो डिले होगा, वो ज्यादा टाइम लेगा। और अगर किसी ऐसी जगह है फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्कल वगैरह, तो यहाँ पे स्कल बोन में यहाँ पे कोई मूवमेंट वगैरह तो नहीं होती, अगर यहाँ पे है तो फिर फ्रैक्चर जो हीलिंग होगी वो क्या होगी? वो टाइम कम लगेगी। और तीसरा जो है टाइप ऑफ फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर अगर सिंपल होगा तो उसके लिए टाइम कम होगा, और अगर कंपाउंड होगा, सीवियर होगा, क्रोनिक होगा, तो फिर उसके लिए टाइम क्या होगा? वो ज्यादा होगा। तो दीज आर 4 फैक्टर विच इफेक्ट हीलिंग टाइम या हीलिंग रेट। अच्छा बेटा, फिर हीलिंग जो होती है तो उसके लिए आपने याद रखना है हीलिंग या रिपेयरिंग जो प्रोसेस होता है, रिपेयरिंग प्रोसेस। तो रिपेयरिंग प्रोसेस जो कंप्लीट होता है कितने स्टेप में, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला हीमाटोमा फॉर्मेशन होगा। सही। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या होगा? फाइब्रस कार्टिलेजिनस स्केलेटन बनेगा। कार्टिलेजिनस स्केलेटन जो है बोन, फाइब्रस कार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन होगा। सही। और फिर थर्ड में बोनी कैलस फॉर्मेशन, और इसी तरह लास्ट वन जो है वो रिमूडलिंग होगा। सही है। तो दीज आर द 4 स्टेप
विच अकर इन रिपेयरिंग प्रोसेस ऑफ बोन। अच्छा बेटा, तो स्टार्ट करते हैं रिपेयरिंग प्रोसेस ऑफ बोन को। सिंपल डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगा बेटा। तो लेट सपोज ये है एक रीजन, और इस रीजन में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है क्या, यहाँ पे ये बोन मौजूद है, और इस बोन की क्या हो गई, रप्चर हो गई। ये बोन जो है फ्रैक्चर हो गया। लेट सपोज यहाँ पे ये फ्रैक्चर हो गया। अब जब यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया तो यहाँ पे जो नियर बाय के पिलरीज वगैरह हैं वो भी फ्रैक्चर रप्चर हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, ब्लड क्लॉट बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, ब्लड क्लॉट बनेगा। तो जब यहाँ पे ब्लड क्लॉट बनेगा तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, हीमाटोमा फॉर्मेशन। हीमाटोमा फॉर्मेशन, क्लियर। तो हीमाटोमा फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, और ब्लड क्लॉट के साथ साथ ये जगह जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो बोन सेल्स होंगे वो भी डाई हो जाएंगे, और ये जगह क्या हो जाएगी, ये स्वेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। सही है। तो दीज ऑल इवेंट अकर इन द हीमाटोमा फॉर्मेशन। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरा स्टेप। तो दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या होता है, फाइब्रोकार्टिलेजिनस स्केलेटन। तो यहाँ पे अब आ जाएंगे कौन से, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या है, अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बोन स्टार्ट करेंगे। तो ये फाइब्रोब्लास्ट आ गए और उन्होंने क्या किया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बोन स्टार्ट किया। और दूसरे हमारे पास आ जाएंगे कौन से सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट। कौन से बेटा, ऑस्टियोक्लास्ट आ जाएंगे, और वो ऑस्टियोब्लास्ट आ जाएंगे। फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, सॉरी, फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट आ जाएंगे, एंड दे स्टार्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बोन। ये दोनों क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बोन स्टार्ट करेंगे। जब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बोन स्टार्ट हो जाएगी, और साथ में जो है ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट यहाँ पे जो डिब्रीज वगैरह होंगे उसको क्या करेगा, खत्म करेगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो स्ट्रक्चर रखा इन दोनों के दरमियान। तो बेटा अब यहाँ पे हमारे पास बनेगा क्या, यहाँ पे बन जाएगा फाइब्रस कार्टिलेजिनस स्केलेटन बन जाएगा। अब जो है थोड़ा बहुत ये जगह कवर हो जाएगी, और इट में पेयर लिटिल बिट लोड। सही है बेटा। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ऐसे। फिर उसके बाद जो है थर्ड स्टेप में बोनी केलस फॉर्मेशन। तो बोनी केलस फॉर्मेशन में क्या हो जाएंगे, फर्दर इसकी कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैल्सिफिकेशन। सही है। इसके ऊपर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, और ये हार्ड हो जाएगा। और जब हार्ड हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, बोनी केलस। इसको हम क्या कहेंगे, बोनी केलस। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में रिमूडलिंग होगा। क्या होगा, रिमूडलिंग। तो रिमूडलिंग जो है वो दो प्रोसेस का मजमुआ है। एक जो है बोन फार्मिंग सेल्स आ जाएंगे, और दूसरा जो है बोन डिस्ट्रॉइंग सेल आ जाएंगे। बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स आ जाएंगे। तो बोन फार्मिंग सेल कौन से हैं, कौन से हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, और वो कौन से हैं, ऑस्टियोक्लास्ट है हमारे पास। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा आपके पास जो बोन है उसको रिमूव करेंगे। एक्स्ट्रा जो बोन है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ओल्ड, और इसकी जगह नया बोन जो है वो कौन बनाएगा, बोन फार्मिंग सेल ऑस्टियोब्लास्ट बनाना शुरू कर देंगे। समझ आ रही है। और इसी तरह इट विल गेन इट्स ओरिजिनल शेप, और ये अपना ओरिजिनल शेप जो है वो गेन कर लेगा। समझ आ रही है। और दोबारा हमारे पास उसी तरह ही बोन आ जाएगा। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ व्हाट, रिपेयरिंग। क्लियर बेटा। अच्छा बेटा, ये तो सिंपल था, इसमें कोई ऐसा खास पॉइंट नहीं। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। ओके बेटा, स्केलेटल मसल आपको पता है स्ट्राइएटेड है, वॉलंटरी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, नॉन मायोजेनिक है। समझ, अटैच विद व्हाट, अटैच विद बोन्स। अच्छा बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल को अगर देखेंगे तो लेट सपोज सिंपल ये है हमारे पास बोन, यहाँ पे मैं ये है हमारे पास क्या, लेट सपोज ये है कोई बोन, और बोन के साथ यहाँ पे ये है स्केलेटल का एक पार्ट,
और दिस इज कॉल्ड व्हाट, टेंडन। इसको हम क्या कहेंगे, टेंडन कहेंगे। क्लियर। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे स्केलेटन को। तो स्केलेटल मसल, बेटा ये हमारे पास क्या है, बंडल ऑफ स्केलेटल मसल है। लेट सपोज ये क्या है, बंडल ऑफ स्केलेटल मसल। क्लियर। फिर इस बंडल ऑफ स्केलेटल मसल में हमारे पास छोटे छोटे और यूनिट्स है। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे क्या है, यूनिट्स है। क्लियर। तो इन छोटे छोटे यूनिट्स को फिर हम क्या कहते हैं, तो बेटा इन यूनिट्स को हम कहते हैं, इसके अंदर फिर और भी फर्दर छोटे छोटे यूनिट्स हैं। तो बेटा ये बंडल ऑफ मसल्स है। क्लियर। और फिर अगर इसको एक को मैं थोड़ा क्या करूं, बड़ा करके यहाँ पे इनमें से ये एक, क्लियर। अच्छा बेटा, तो ये बंडल ऑफ मसल है और फिर इसमें जो यूनिट्स है अलग, इसको हम फेसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फेसिकल। और फिर इस फेसिकल में फर्दर हमारे पास क्या है, और छोटे छोटे यूनिट्स है। इसको थोड़ा अगर बड़ा कर लूं तो अच्छा रहेगा। क्लियर। अच्छा बेटा, फिर इसमें हमारे पास फर्दर और छोटे छोटे यूनिट्स है। सही, चलो ऐसे ही। क्लियर। अच्छा, फिर इसमें जो यूनिट्स हैं हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, तो लेट्स सपोज ये एक और यूनिट मैंने इनलार्ज किया और इसको कहा जाता है बेटा, इसको हम कहते हैं मसल फाइबर। क्या, मसल फाइबर। क्लियर। और मसल फाइबर को अगर देखा जाए तो बेटा मसल फाइबर में फिर हमारे पास फर्दर क्या होता है, या मसल फाइबर, या इसको हम कहते हैं मसल सेल एज वेल। अगर मैं सेल का नाम दूं इसको तो भी गलत नहीं होगा। सही। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद जब मसल सेल्स हो गए, मसल फाइबर्स हो गए, फर्दर आगे बात करते हैं। फिर इसमें क्या होता है, क्लियर। अच्छा बेटा, फिर यहां पे और फर्दर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। क्लियर। और उन यूनिट्स में एक को इस तरह, चलो बड़ा कर दिया, इसको जरा यहां पे ऐसे। अच्छा बेटा, अब इसमें क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम मायोफेब्रिल कहेंगे। क्या, मायोफेब्रिल कहेंगे। क्लियर। और फिर यहाँ पे भी हमारे पास क्या होते हैं, फर्दर यूनिट्स होते हैं। क्लियर। तो इसको फिर फर्दर बात करेंगे इसकी। अच्छा बेटा, तो दिस इज व्हाट, या इसमें फिर अगर हम देखेंगे इस मायोफेब्रिल में, तो मायोफेब्रिल में फिर फर्दर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका जो यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, सार्कोमेयर्स होते हैं। क्लियर। यहाँ पे सार्कोमेयर होते हैं। तो इसको फिर अगर मैं एनलार्ज करना चाहूं, सही, तो इसको और एनलार्ज करते हैं। क्लियर। तो इसको जब एनलार्ज करते हैं इसके स्मॉल इस यूनिट को, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और ये क्या है बेटा,
चलो यहाँ पे अगर मैं कर दूं तो इसका जो स्मॉल यूनिट है ये क्या है, सार्कोमेयर है, जिसको फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? तो बेटा द सार्कोमेयर, फिर यहां पे हमारे पास सार्कोमेयर है। अच्छा बेटा, तो ये हमारे पास क्या, दिस इज व्हाट मसल बंडल। फिर मसल बंडल में छोटे छोटे यूनिट्स है एंड दीज आर कॉल्ड व्हाट फेसिकल। फिर उसमें छोटी यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर या सेल। फिर मसल फाइबर या सेल में छोटी यूनिट है मायोफेब्रिल, और फिर मायोफेब्रिल का हमारे पास क्या है, फर्दर यूनिट है, और उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं। क्लियर? तो बेटा मसल फाइबर या सार्कोमेयर, फिर उसमें हम फर्दर बात करेंगे। तो बेटा मसल फाइबर के बारे में फर्दर आपको बता दूं बेटा, दिस इज द सिंपल डायग्राम या स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट मसल। तो अब आपको आ गया कि यहाँ पे सार्कोमेयर और दिस इज व्हाट मसल फाइबर। अच्छा बेटा याद रखना, ये जो मायोफेब्रिल है और सार्कोमेयर है, इनके बारे में एक बार, अगर आ जाए कंट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ द मसल तो उसको हम कहेंगे मायोफेब्रिल, और अगर आ जाए कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल तो वो कौन सा होगा, सार्कोमेयर होगा। ये फर्दर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर? अच्छा बेटा चलो अगर यहाँ पे मैं शॉर्ट्स आपको बता दूं, लेट सपोज बेटा यहां पे था हमारे पास क्या, मसल बंडल। फिर मसल बंडल में हमारे पास क्या था, फर्दर इसके अंदर कौन सा था, मसल बंडल में मसल फाइबर। अच्छा मसल फाइबर के बारे में अब किससे आपने याद रखने हैं, तो मसल फाइबर के बारे में याद रखना कि मसल फाइबर या सेल, इट इज अबाउट 10 to 100 माइक्रोमीटर डायमीटर। इसका कितना है डायमीटर, 10 to 100 माइक्रोमीटर। अच्छा बेटा इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं। और सार्कोलेमा क्या होता है, इन्विजिनेट डीप इनसाइड एंड दे फॉर्म व्हाट, टी ट्यूब्यूल। उसको हम क्या कहेंगे, टी ट्यूब्यूल, ये अभी आपको बताऊंगा। अच्छा फिर उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ व्हाट, मसल फाइबर। और बेटा इसी तरह इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? रेटिकुलम। और साथ साथ में इसके अंदर क्या होता है, मायोग्लोबिन भी होता है, मायोग्लोबिन भी होता है। और इसके अंदर हमारे पास अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ग्लाइकोजन भी स्टोर होता है। सही? तो ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद होते हैं मसल फाइबर में या सेल में। क्लियर हो गया? तो यहाँ से कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है। द डायमीटर ऑफ मसल फाइबर 10 to 100 माइक्रोमीटर, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोलेमा, और द इन्विजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा इज कॉल्ड टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल उसको हम कहते हैं। सही? और टी ट्यूब्यूल को अगर देखा जाए तो यहाँ पे टी ट्यूब्यूल होता है, और इसके एक साइड पर हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे साइड पर भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और इसको फिर हम क्या कहते हैं, ट्राइएड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइएड। ये जो टी ट्यूब्यूल होता है, लेट सपोज ये है मसल सेल्स, तो यहाँ पे हमारे पास टी ट्यूब्यूल ऐसे आ जाता है। ये इसका सार्कोलेमा, और ये सार्कोलेमा इन्विजिनेट डीप इनसाइड, और दिस इज कॉल्ड टी ट्यूब्यूल। और ये टी ट्यूब्यूल कनेक्ट होता है किसके साथ, आउटसाइड द फ्लूइड और इनसाइड द फ्लूइड, इनको कनेक्ट करता है। और बाहर से जो ट्रांसमिशन आता है, नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करता है, वो भी कौन करता है, टी ट्यूब्यूल करता है। क्लियर? दिस इज व्हाट, टी ट्यूब्यूल। अच्छा बेटा तो अगर आ जाए साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड व्हाट, सार्कोप्लाज्म। अगर आ जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी तरह जो है मायोग्लोबिन, तो आप जानते हो स्टोर करता है ऑक्सीजन को, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोजन जो है, दीज आर यू नो वेल। अच्छा बेटा दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, द मसल फाइबर। ओके, फिर मसल फाइबर में हमारे पास क्या होता है, तो मसल फाइबर में फिर हमारे पास फर जो छोटा मसल बंडल, मैंने फेसिकल्स को इग्नोर किया, बस फेसिकल जो है ना आपके बुक में है, और वो
तो इसीलिए बस मैंने डायरेक्ट कहा मसल फाइबर, यहाँ पे फिजिकल मैंने इग्नोर किया है। अच्छा, मसल फाइबर, मसल सेल में फिर हमारे पास क्या होते हैं, मायो फाइबर्स होते हैं, सही है, मायो फाइबर्स। अच्छा, मायो फाइबर्स, मायोफिब्रिल, सॉरी क्या होता है, मायोफिब्रिल। अच्छा बेटा, मायोफिब्रिल के बारे में आपको बता दूं छोटा सा, तो मायोफिब्रिल जो है, मायोफिब्रिल, तो मायोफिब्रिल में अब आपने चंद बातें, तो इसका अगर हम डायमीटर, इसका डायमीटर 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। और बेटा इट इज द कंट्रैक्टाइल एलिमेंट, कंट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ व्हाट, कंट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ व्हाट, मसल, सही है। अच्छा बेटा, फिर इसके अंदर जो छोटे यूनिट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं, सही है। अब फर्दर बात करेंगे सार्कोमेयर के ऊपर, क्लियर। तो सार्कोमेयर में फिर डिटेल है। अच्छा, आते हैं सार्कोमेयर की तरफ। तो बेटा सार्कोमेयर को अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास थिक एंड थिन फाइबर्स होते हैं, एक थिक और दूसरा थिन फाइबर्स होते हैं। जो थिक फाइबर्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ डैश, द थिक फाइबर अगर आ जाए, थिक फाइबर ऑफ सार्कोमेयर आर मेड अप ऑफ डैश, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, क्या, आल। तो बेटा बने होंगे किससे, ओनली मायोसिन से, मायोसिन से। वाइल द थिन फाइबर आर मेड अप ऑफ, वो हमारे पास बने होंगे किससे, थिन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन, मेनली एक्टिन, और इसके साथ ट्रोपोनिन, और इसके साथ ट्रोपोमायोसिन, क्लियर। तो इस पर एमसीक्यूज आ सकते हैं कि द थिन फिलामेंट ऑफ सार्कोमेयर इज मेड अप ऑफ डैश, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, सही है, तो आल, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन, तो आल आएगा, क्या आएगा बेटा, आल इज करेक्ट, क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, सो दिस, और फिर सार्कोमेयर को अगर देखा जाए तो इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, और उसको एक है ए बैंड और दूसरा है हमारे पास आई बैंड। तो इसमें बैंड्स भी होते हैं, एक है ए बैंड और दूसरा कौन सा होता है, आई बैंड। तो फर्दर इसके स्ट्रक्चर को अब स्टडी करते हैं, किसके, सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर को, क्लियर। अच्छा बेटा, तो आते हैं सार्कोमेयर। तो बेटा लेट सपोज दिस इज सार्कोमेयर, क्लियर बेटा, दिस इज व्हाट, सार्कोमेयर। अच्छा बेटा, फिर सार्कोमेयर में जो ब्लैक से मैं बना चुका हूं, ये जो ब्लैक से बनाया है, ये हमारे पास क्या है, ये ब्लैक से जो बनाया है, दीज आर व्हाट, थिन फिलामेंट, ये क्या है, थिन फिलामेंट है, क्लियर। अच्छा बेटा, ये थिन फिलामेंट, सारा जो ब्लैक से बनाया है ये मैंने क्या है, थिन फिलामेंट, और दरमियान में हमारे पास अगर नजर आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर थिक फिलामेंट, ये क्या है, थिक फिलामेंट। ये जो रेड से बनाए हैं ये क्या है बेटा, थिक फिलामेंट। ओके, थिक और थिन फिलामेंट का किस्सा आसान हो गया। अच्छा बेटा, अब ए बैंड और आई बैंड को हम देखेंगे। अच्छा बेटा, याद रखना ए बैंड और आई बैंड क्या होता है उसको। अब तो बेटा अब यहां पे अगर देखा जाए तो बेटा यहां से लेकर यहां से यहां तक, इसको हम क्या कहते हैं, ए बैंड कहते हैं, क्या कहते हैं, ए बैंड कहते हैं, सही। और बेटा यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे एक और हमारे पास फिर क्या होगा, मसल फाइबर, सॉरी सार्कोमेयर होगा, क्लियर। और इसी तरह वहां पे भी। तो बेटा ये जो रीजन है ये हमारे पास, ये जो व्हाइट, तो इसको हम कहेंगे क्या बेटा, आई बैंड कहेंगे, क्या कहेंगे, आई बैंड, क्लियर हो गया। तो दिस इज व्हाट, ए बैंड, और ये जो रीजन है ये क्या है बेटा, आई बैंड है, समझ आ रही है।
दिस इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये क्या हो गया, आई बैंड हो गया। अच्छा बेटा, अब ए बैंड को डाइसेक्ट कौन करता है, डैश डाइसेक्ट ए बैंड। तो बेटा याद रखना, ए बैंड के दरमियान में आपको यहाँ पे लाइट जो रीजन नजर आ रहा है, इस लाइट रीजन को हम कहते हैं एज जोन। इसको हम क्या कहते हैं, एज जोन कहते हैं। तो ये द लाइट रीजन विच इज प्रेजेंट इन द ए बैंड इज कॉल्ड व्हाट, एज जोन। और एज जोन को दरमियान में बाइसेक्ट करता है, एज जोन को बिल्कुल दरमियान में बाइसेक्ट करता है एक लाइन, और उस लाइन को हम कहते हैं एम लाइन। इसको हम क्या कहते हैं, एम लाइन। तो एम लाइन जो है वो बाइसेक्ट करता है किसको, एज जोन को। और एज जोन प्रेजेंट होता है किसके दरमियान में, ए बैंड के दरमियान में प्रेजेंट होता है। क्लियर। अच्छा बेटा, फिर अगर देखा जाए यहाँ पे आई बैंड को, तो आई बैंड में भी दरमियान में हमारे पास एक लाइन है जो कि जिगजैग है। तो बेटा आई बैंड को दरमियान में बाइसेक्ट करता है ये लाइन, और इसको हम कहते हैं जेड लाइन। क्या, तो बेटा जेड लाइन क्या करता है, जेड लाइन बाइसेक्ट करता है किसको, हमारे पास बाइसेक्ट करता है किसको, आई बैंड को, जबकि एम लाइन बाइसेक्ट करता है एज जोन, या आप यू भी कह सकते हो ए बैंड को बाइसेक्ट करता है। समझ आ रही है। तो इसमें आपके डिफरेंट एमसीक्यूज यहाँ पे हल हो सकते हैं कि एम लाइन बाइसेक्ट डाइसेक्ट डैश, तो कौन सा, ए बैंड या एज जोन, दोनों सही है, दोनों को के क्या करता है, डाइसेक्ट करता है। एक को एक साइड पे, दूसरे दरमियान में इसको कौन दरार पे रखता है, तो एम लाइन, और यहाँ पे दरमियान में कौन है बेटा, जेड लाइन है। अच्छा बेटा, तो अगर आ जाए द सार्कोमेयर, सार्कोमेयर इज द रीजन बिटवीन टू जेड लाइन। तो यहाँ पे अगर आ जाए कि सार्कोमेयर इज द रीजन बिटवीन टू जेड लाइन, तो टू जेड लाइन के दरमियान जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। सो द रीजन बिटवीन टू जेड लाइन, नॉट एम लाइन के नहीं, बल्कि जेड लाइन के दरमियान में जो रीजन है उस रीजन को हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं। दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, सार्कोमेयर। क्लियर है बेटा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जाते हैं कंट्रैक्शन की तरफ। अच्छा बेटा, कंट्रैक्शन की तरफ अब उसमें क्या होगा, तो सिंपली आपको बता दूं बेटा कि मसल कंट्रैक्शन कैसे होता है। मसल कंट्रैक्शन में असल में जो सार्कोमेयर का लेंथ है ये चेंज हो जाता है, बाकी जो थिक एंड थिन फिलामेंट है उसका लेंथ चेंज नहीं होता। तो ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन द लेंथ ऑफ द थिक एंड थिन फिलामेंट रिमेन अनचेंज, और जो लेंथ होता है सार्कोमेयर का वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। समझ आ रही है। फिर फर्दर इसमें बात करेंगे। अच्छा बेटा, नेक्स्ट मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन स्ट्रक्चर की अगर समझ आ गई हो तो मसल कंट्रैक्शन आसान। ओके बेटा, मसल कंट्रैक्शन, इसके लिए आपने याद रखना है, इसके बारे में एक मॉडल जो था पेश किया था। कौन सा मॉडल था, द मॉडल वाज अ फिलामेंट हाइपोथेसिस। कौन सा था, फिलामेंट हाइपोथेसिस इसके बारे में है। और मॉडल फॉर मसल कंट्रैक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस कौन सा, तो इसके लिए मसल कंट्रैक्शन के लिए जो मॉडल था वो कौन सा था, स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस। स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस। अच्छा, स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस किसने पेश किया था, तो H.E. हक्सले और A.F. हक्सले बोथ proposed स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस। कौन सा, H.E. हक्सले सही और A.F. हक्सले, H.E. एंड A.F. हक्सले, इन दोनों ने इसको पेश किया था। अच्छा, स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस क्या कहता है कि ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन द लेंथ ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट रिमेन अनचेंज। वो क्या होते हैं, अनचेंज होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि द लेंथ ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट रिमेन अनचेंज। अच्छा, ये जब अनचेंज होते हैं तो क्या, दे ओनली स्लाइड पास्ट ईच अदर, दे ओनली स्लाइड
पास ईच अदर। ये एक दूसरे के ऊपर सिर्फ क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, पास। सो स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस ये कहता है कि जब मसल कंट्रक्शन होती है तो थिक एंड थिन फिलामेंट, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, मसल कंट्रक्शन, मसल स्ट्रक्चर है सार्कोमेयर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो थिक एंड थिन फिलामेंट है वो उनका साइज जो है वो रिमेन अनचेंज होता है, दे ओनली स्लाइड पास ईच अदर। ये जो क्या हो रहे हैं, दे ओनली जस्ट स्लाइड पास। फॉर एग्जांपल ये जो मेरे उंगली है ये सार्कोमेयर है, तो सार्कोमेयर की यहाँ पे क्या होती है, साइज चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे सार्कोमेयर की साइज चेंज हो गई, लेकिन एक्चुअल जो लेंथ है थिक एंड थिन फिलामेंट की उसकी साइज जो है वो चेंज नहीं हो रही, दे ओनली जस्ट स्लाइड पास ऑन ईच अदर। क्लियर हो गया? तो दिस इज द टू सेंटेंस which are given by H.E. Huxley and A.F. Huxley about what muscle contraction. Okay बेटा, next muscle contraction में अब प्रोसेस इसका कैसे होता है, तो जनरली पहले मैं आपको स्टेप बता दूं कि मसल कंट्रैक्शन कैसा होता है। तो मसल कंट्रैक्शन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या है, मसल कंट्रैक्शन में फर्स्ट स्टेप वो हमारे पास है कि स्टिमुलस आ गया, स्टिमुलस हमारे पास एराइज हो गया। अच्छा, स्टिमुलस अगर एराइज हो गया फिर उसके बाद क्या होगा, स्टिमुलस एराइज होने, स्टिमुलस आ गया और स्टिमुलस रिसीव किया किसने, टी ट्यूब्यूल ने रिसीव किया। टी ट्यूब्यूल जो है वो क्या करते हैं, स्टिमुलस रिसीव करते हैं, और स्टिमुलस जब टी ट्यूब्यूल रिसीव कर गया तो टी ट्यूब्यूल जब रिसीव कर लेता है क्या होगा, स्टिमुलस की वजह से हमारे पास जो टी ट्यूब्यूल है वो जाएगा कहाँ पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इन्फॉर्म करेगा, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, स्टिमुलस की वजह से कैल्शियम आयन जो है वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। कैल्शियम आयन रिलीज फ्रॉम व्हाट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज हो गए। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास कैल्शियम आयन रिलीज हो जाते हैं, फिर ये क्या करेगा, तो फिर ये जाके ये कैल्शियम जो है अटैच हो जाएगा थिन फिलामेंट के साथ। लेकिन थिन फिलामेंट में भी फिर किसके साथ अटैच होगा, तो ये आपने कि कैल्शियम, यहाँ पे एमसीक्यूज आ जाता है कि कैल्शियम अटैच विद डैश ऑफ थिन फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट में हमारे पास क्या होता है, शाबाश, थिन फिलामेंट में हमारे पास एक्टिन होता है, सही, और दूसरा ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोनिन, और तीसरा ट्रोपोमायोसिन होता है। तो कैल्शियम आयन किसके साथ अटैच हो जाता है, तो ट्रोपोनिन। तो कैल्शियम आयन जो है अटैच विद ट्रोपोनिन, किसके साथ, ट्रोपोनिन के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये अटैच हो गया ट्रोपोनिन के साथ, नॉट विद ट्रोपोमाइसिन और एक्टिन। अच्छा, जब ट्रोपोनिन के साथ अटैच हो गया फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर उसके बाद जो है फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप है ये फिर मैं डायग्रामेटिकली आपको करवाऊंगा, अभी सिर्फ आपने ये स्टेप नोट करने हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जब भी कैल्शियम जो है ट्रोपोनिन के साथ अटैच हो जाता है तो बेटा लेट सपोज ये हमारे पास थिन फिलामेंट और यहाँ पे हमारे पास ट्रोपोनिन मौजूद है। तो ट्रोपोनिन के साथ जब कैल्शियम आके अटैच हो गया, लेट सपोज दिस इज कैल्शियम अटैच विद व्हाट, अटैच विद ट्रोपोनिन, तो ये क्या कर लेता है, इसको थोड़ा मूव कर लेता है, और जब मूव कर लेता है तो यहाँ पे इट एक्सपोज द मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो ये मायोसिन जो थिक फिलामेंट है, मायोसिन क्या है, जो थिक फिलामेंट है, यहाँ पे थिन फिलामेंट मैंने बता दिया कि थिन फिलामेंट में कौन से होते हैं, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, और थिक फिलामेंट जो होते हैं थिक, तो उसमें हमारे पास मायोसिन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कैल्शियम आके अटैच हो जाता है तो इसको टर्न करता है, और जब टर्न करता है तो यहाँ पे इट एक्सपोज द मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो ये खैर डायग्रामेटिकली आपको अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देता है, कैल्शियम अटैच विद ट्रोपोनिन, और यहाँ पे एंड एक्सपोज द मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट कहां पे होगा, थिन फिलामेंट में होगा। कहां पे होगा, थिन फिलामेंट में। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आसान सा आपको बता दूं, फिर जब यहाँ पे मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या होगा, एक्सपोज होगा, तो क्रॉस ब्रिज बनेगा। क्रॉस ब्रिज क्या, मायोसिन का जो हेड है, मायोसिन का जो हेड है वो जाके मायोसिन बाइंडिंग साइट जो
फॉर एग्जांपल ये माइसिन का हेड है और ये एक्सपोज हो गया थिन फिलामेंट में, कौन सा, माइसिन बाइंडिंग साइट, तो ये जाके इसके साथ इस तरह अटैच हो जाएगा और दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्रॉस ब्रिज। तो यहाँ पे नेक्स्ट फिर क्या होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगी, क्रॉस ब्रिज बनेगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि माइसिन अटैच विद माइसिन हेड अटैच विद माइसिन बाइंडिंग साइड। ओके, फिर जब क्रॉस ब्रिज बनेगा फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब उसके बाद क्रॉस ब्रिज जब बन जाएगा तो एटीपी आ जाता है और यहाँ पे दिस इज हेड और यहाँ पे क्या हो जाता है, इस हेड के रीजन है वहां पे ये अटैच हो जाता है और इट हाइड्रोलाइज इनटू एडीपी एंड फास्फेट। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, एटीपी हाइड्रोलाइज होता है, हाइड्रोलाइज होता है और जब ये हाइड्रोलाइज हो गया एटीपी तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एडीपी और दूसरा इनऑर्गेनिक फास्फेट में। और फिर क्या होगा, जब ये हाइड्रोलाइज हो गया तो एनर्जी मिल जाएगी माइसिन को, तो माइसिन क्या करेगा, माइसिन विल पुल द, ये क्या करेंगे, माइसिन पुल द थिन फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट को क्या करेगा, पुल करेगा और जब पुल करेगा तो क्या हो जाएगी, मसल कंट्रैक्शन काज हो जाएगी। समझ आ रही है बेटा? तो दीज आर द डिफरेंसेस, ये अभी आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगा। तो 1 कितने स्टेप्स हो गए, स्टिमुलस आ गया, 2 3 4 5 6 और फिर 7 और 8। तो ये 8 डिफरेंट स्टेप आपने याद रखने हैं मसल कंट्रैक्शन के। सबसे पहले कौन आ गया, स्टिमुलस। स्टिमुलस रिसीव किया किसने, टी ट्यूब्यूल ने। टी ट्यूब्यूल ने इन्फॉर्म किया किसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, कैल्शियम रिलीज किया। फिर कैल्शियम जब रिलीज हुआ वो आ गया कहाँ पे, आ गया कहाँ पे, प्रोपोनिन के साथ अटैच हो गया। जब प्रोपोनिन के साथ अटैच हो गया तो माइसिन बाइंडिंग साइड एक्सपोज हो गई। जब माइसिन बाइंडिंग साइड एक्सपोज हो गई क्रॉस ब्रिज बन गया। जब क्रॉस ब्रिज बन गया उस वक्त एटीपी आके हाइड्रोलाइज हुआ। एटीपी एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट एनर्जी जो रिलीज होगी वो माइसिन ने इस्तेमाल की किसके लिए, पुलिंग के लिए। और जब पुलिंग हो गई मसल कंट्रैक्शन हो गया। सही है। सो दिस इज द सिंपल स्टेप्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन। ये 8 स्टेप आपने याद रखने हैं। अच्छा बेटा डायग्रामेटिकली आपको बता दूं, तो लेट्स सपोज दिस इज मसल। सही, लेट्स सपोज वी हैव मसल। अच्छा बेटा ये हमारे पास मसल सेल है। सही, ये सारा क्या है, मसल सेल है। क्लियर बेटा? अच्छा बेटा अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो कि स्टिमुलस यहाँ पे आएगा। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास ये एक्सान टर्मिनल है और एक्सान टर्मिनल में हमारे पास क्या होते हैं, वेसिकल्स मौजूद होते हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये यहाँ पे अटैच होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो दे विल रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे उसके लिए क्या होंगे, यहाँ पे रिसेप्टर मौजूद होंगे। क्या होंगे, रिसेप्टर मौजूद होंगे। चलो वो मैसेज ले लिया। ये क्या हमारे पास, टी ट्यूब्यूल है। क्लियर? टी ट्यूब्यूल है, टी ट्यूब्यूल। क्लियर? अच्छा अब क्या हो गया, जब मैसेज आ गया, स्टिमुलस आ गया, यहाँ पे हमारे पास मौजूद होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? लेट्स सपोज दिस इज व्हाट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम मौजूद है। क्या मौजूद है, कैल्शियम। जब भी स्टिमुलस आएगा इसको, सही, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम रिलीज करेगा। अच्छा जब कैल्शियम रिलीज हुआ तो फिर आएंगे किसकी तरफ, फिर आएंगे, लेट्स सपोज दिस इज व्हाट, थिन फिलामेंट। ये हमारे पास क्या है, थिन फिलामेंट है। क्लियर? दिस इज थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट में जो ब्लैक मैंने बनाया है ये एक्टिन है। और चलो इसमें एक और बनाऊं, यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज ये क्या मौजूद है, एक्टिन, और ये ट्रोपोनिन हो गया। और इसमें दरमियान में यहाँ पे चलो मैं बनाऊं, ये क्या है,
ट्रोपोमाइसिन है। ये क्या है दरमियान में, चलो ये वाइट कर दूंगा कि नजर आ जाए, तो ये ट्रोपोमाइसिन है। क्लियर। अच्छा, फिर कैल्शियम आके कहाँ पे अटैच होगा, कैल्शियम आके यहाँ पे अटैच हो जाता है। जब कैल्शियम आके यहाँ पे अटैच हो जाता है, ये क्या कर देता है, लेट सपोज ये जो साइट था ये अनएक्सपोज था, ये माइसिन बाइंडिंग साइट है, चलो तो अब ये क्या था, अनएक्सपोज था, अब क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। ये इसको क्या कर देता है, एक्सपोज कर लेता है। तो यहाँ पे माइसिन बाइंडिंग साइट जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, एक्सपोज्ड हो गई। क्लियर हो गया, ये इसको ट्विस्ट कर लिया। और नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, थिक फिलामेंट मौजूद है। सही है। और थिक फिलामेंट का यहाँ पे हेड क्या है, कौन सा है, माइसिन है। तो माइसिन आके यहाँ पे अटैच हो जाता है। क्लियर। तो माइसिन यहाँ पे आके अटैच हो गया। क्लियर। दिस इज माइसिन हेड। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्रॉस ब्रिज। अब क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन के साथ ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटीपी अटैच हो जाएगा और एटीपी हाइड्रोलाइज होगा किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में। और जब इनऑर्गेनिक फास्फेट में ये क्या हो जाएगा, ये इस एनर्जी की मदद से इसको क्या करेगा, पुल करेगा। और जब इसको पुल करेगा क्या काज होगा, क्या काज होगा, मसल कंट्रैक्शन काज होगा। दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ व्हाट, मसल कंट्रैक्शन। अच्छा बेटा, दूसरा आपको बता दूं मसल रिलैक्सेशन कैसे होगा। तो मसल रिलैक्सेशन सिंपल है बेटा, इस सब का रिवर्स होगा। स्टिमुलस बंद हो गया, जब स्टिमुलस बंद हो जाएगा, टी ट्यूब्यूल यहाँ पे स्टिमुलस नहीं आएगा। जब स्टिमुलस नहीं आएगा, ये क्या करेगा, इस कैल्शियम को दोबारा ट्रांसपोर्ट बैक करेगा, इसको दोबारा ट्रांसपोर्ट बैक करेगा। सही है, एक्टिवली। और ये कैल्शियम दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। जब कैल्शियम दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, ये सरफेस जो होगा, ये सरफेस जो होगा ये क्या हो जाएगा, दोबारा अनएक्सपोज हो जाएगा। जब अनएक्सपोज हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज खत्म हो जाएगा। सही है। और इसी तरह मसल विल रिलैक्स। तो फिर उसका रिलैक्सेशन वो सिंपल है। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ व्हाट, स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन। क्लियर बेटा। ओके। अच्छा बेटा, एक जो क्रॉस ब्रिज होता है इसके लिए एक एटीपी दरकार होता है। सही है। अक्सर कहते हैं कि नहीं, इसके बाइंडिंग के लिए एक एटीपी और इसके फिर उसको दोबारा क्रॉस ब्रिज के बनाने के लिए अक्सर ये कहते हैं कि क्रॉस ब्रिज बनने के लिए एक एटीपी दरकार होता है और फिर क्रॉस ब्रिज को खत्म करने के लिए एक एटीपी दरकार होता है। ऐसा नहीं होता, ये एक एटीपी दरकार होता है सिर्फ एक साइकिल में। ये एक साइकिल होता है क्रॉस ब्रिज का बनना और क्रॉस ब्रिज का जो है वो तोड़ना, ये एक साइकिल है। सही है। और इस एक साइकिल में सिर्फ एक एटीपी यूज होता है। क्लियर बेटा। अच्छा बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन। अच्छा, नेक्स्ट आगे जाते हैं बेटा, और आगे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अबाउट व्हाट, मसल ऑल एंड नन फिनोमेना। अच्छा बेटा, यहाँ पे जो एनर्जी यूज होता है ये इसको कहाँ से मिलता है, तो मसल में हमारे पास स्पेशल फास्फेट स्टोरेज करने के लिए एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेटिनिन। तो मसल जो है क्विक एनर्जी जब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहां से फास्फोक्रेटिनिन जो स्टोरेज रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर होता है क्रेटिनिन किसका, फास्फेट का, तो वहां से फास्फेट हासिल कर लेते हैं और एटीपी बना लेते हैं और इसी तरह एटीपी फिर मसल कंट्रैक्शन में यूज होता है। अच्छा बेटा, एक और फिनोमेना आता है मसल कंट्रैक्शन में कि मसल जो कंट्रैक्शन है, मसल कंट्रैक्शन ये क्या है, ऑल एंड नन फिनोमेना। क्या, ऑल एंड नन फिनोमेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझना है। ऑल एंड नन फिनोमेना। अच्छा, ऑल एंड नन फिनोमेना क्या कहता है, तो आसान दो लफ्जों में आपको बता दूं, मसल कंट्रैक्शन जो है ऑल एंड नन फिनोमेना। ऑल एंड नन फिनोमेना क्या कहता है, मसल्स कंट्रैक्शन जो है, दो बातें बस आपने इसमें याद रखनी है। मसल कंट्रैक्शन जो है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है या नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। सही बेटा, मसल कंट्रैक्शन जो है डिपेंड नहीं करते स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस पर। क्या होगा, अच्छा दूसरी बात ऑल एंड नन फिनोमेना क्या कहते हैं कि मसल विल कंट्रैक्ट, बस मसल कंट्रैक्ट होंगे, मसल विल कंट्रैक्ट, मसल कंट्रैक्ट होंगे व्हेन
it is stimulated by, it is stimulated by a stimulus, एक ऐसा स्टिमुलस राइज अबोव थ्रेशहोल्ड लेवल, थ्रेशहोल्ड लेवल। बेटा ये दो बातें आपने याद रखनी है। मसल जो कंट्रैक्शन है ये स्टिमुलस के स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता, मतलब स्टिमुलस बहुत ज्यादा होगा तो ज्यादा कंट्रैक्शन होगा और बहुत कम होगा तो कम कंट्रैक्शन होगा, नहीं। मसल कंट्रैक्ट होगा जब भी इसको जो है थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस मिलेगा, ये कंप्लीटली कंट्रैक्ट करेगा। मसल जो है, एक सिंगल मसल फाइबर जो है ये कंप्लीटली कंट्रैक्ट करेगा जब कभी भी इसको थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस मिल जाए, सिंपल। यानी स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस अगर ज्यादा हो या कम हो उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा, बस ये कंट्रैक्ट होगा व्हेनेवर द स्टिमुलस राइज अबोव द व्हाट थ्रेशहोल्ड लेवल। ये नहीं है कि ज्यादा हो रहा है तो इसी के साथ मसल कंट्रैक्शन भी जो स्ट्रांगली कंट्रैक्ट होंगे, नहीं। स्ट्रांगली और वीकली जो कंट्रैक्शन है इट डजंट डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस। अच्छा, अगर मसल कंट्रैक्शन जो है, अब ये एक सवाल पैदा होता है, अगर मसल कंट्रैक्शन ऑल एंड नन फिनोमेना है, अगर मसल कंट्रैक्शन जो है ऑल एंड नन फिनोमेना है और ये डिपेंड नहीं करता स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस पर, तो फिर कैसे एक वक्त में यहाँ पे ये फिंगर के जो मसल्स है एक ही वक्त में यहाँ पे ये क्या करते हैं, पेंसिल उठाते हैं। तो यहाँ पे आपके जहन में आता है कि पेंसिल जो है ये स्टिमुलस है लेकिन क्या है, थोड़ा वीक है। और दूसरे उसमें फिर यहाँ पे बाल पकड़ लेता है, तो फिर एक वक्त में पेंसिल पकड़ लेता है, दूसरे वक्त में फिर क्या, बाल। तो जहन में आता है कि स्टिमुलस जो पेंसिल का था वो कम था तो उसके लिए कम कंट्रैक्शन, और स्टिमुलस जो बाल पकड़ने के लिए था तो वो हमारे पास स्टिमुलस ज्यादा था तो इसीलिए ज्यादा कंट्रैक्शन। तो फिर तो आपका ये ऑल एंड नन फिनोमेना जो है ये तो गलत हो जाता है। नहीं बेटा, ये गलत नहीं है, इसके लिए एक और वजह है, सही है। तो यहाँ पे दिस इज डिपेंड अपॉन सम अदर फैक्टर। तो बेटा अगर आ जाए कि द स्ट्रेंथ ऑफ, चलो ये एमसीक्यूज बता देता हूं, इसमें ये हल भी हो जाएगा कि द स्ट्रेंथ ऑफ मसल कंट्रैक्शन डिपेंड अपॉन डैश, किस पर डिपेंड करते हैं, ए स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस, क्लियर। अच्छा, बी फिजिकल रिलेशन ऑफ muscle with a neuron, C both और D none। शाबाश बचिया। तो पहला वाला तो आपको मैंने क्लियर कट बता दिया कि इट डजंट डिपेंड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस, ऑल इन नन फिनोमेना यही कहता है। लेकिन अगर इस पर डिपेंड नहीं करता तो फिर मैंने दूसरी वजह भी बताई, फिर उसमें वो गलत साबित हो जाते हैं, लेकिन वो गलत नहीं है। उसके लिए ये दूसरा आपने याद रखना है कि ये जो मसल कंट्रैक्शन है इट डिपेंड अपॉन व्हाट, फिजिकल रिलेशन ऑफ मसल विद न्यूरॉन। न्यूरॉन और मसल के दरमियान जो फिजिकल रिलेशनशिप है ये मेन फैक्टर है मसल कंट्रैक्शन में। अब इसको एक्सप्लेन करूंगा, ये बी पॉइंट को फर्दर में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एक वक्त में हमारे फिंगर के मसल जो है होल्ड करते हैं एक पेंसिल को और दूसरे वक्त में होल्ड करते हैं एक बाल को। तो आए ये स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलेट पर डिपेंड करता है या कुछ और? तो मैंने कहा कि इट डिपेंड अपॉन फिजिकल रिलेशनशिप ऑफ मसल विद व्हाट, न्यूरॉन, मसल विद न्यूरॉन। अच्छा बेटा, अब ये क्या है? तो बेटा इसके लिए आपने एक और चीज समझनी है और वो क्या है? मोटर यूनिट। मोटर यूनिट। अच्छा, मोटर यूनिट क्या है? मोटर यूनिट क्या कहता है? मोटर यूनिट बेसिकली है क्या? असल में एक ही न्यूरॉन को अगर हम देखें, लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास एक नर्व न्यूरॉन है, ये है लेट सपोज क्या, एक न्यूरॉन है और न्यूरॉन में यहाँ पे क्या है? सेल बॉडी,
लेट्स सपोज ये है सेल बॉडी और ये डेंड्राइट और ये एक्सान, और एक्सान में फिर फर्दर इसके बहुत से ब्रांचेस, सही है। तो बेटा एक ही न्यूरॉन के मेनी ब्रांचेस होते हैं और इनमें हर एक ब्रांच जो है फिर अलग अलग, लेट सपोज ये ब्रांच जो है यहाँ पे एक मसल के साथ इसको सप्लाई हुआ है, यहाँ पे दूसरे मसल को सप्लाई हुआ है, यहाँ पे तीसरे मसल और इसी तरह चौथे मसल और पांचवें मसल, सही है। तो एक नर्व फाइबर है, सिंगल नर्व फाइबर हैज मेनी ब्रांचेस। सिंगल नर्व फाइबर के जो है, सिंगल नर्व फाइबर के फाइबर्स हैज मेनी ब्रांचेस। क्या होते हैं? एक से ज्यादा ब्रांचेस होते हैं और विच आर कनेक्टेड टू मेनी मसल, जो कि मेनी मसल्स के साथ क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, लेट सपोज, सही है। तो बेटा ऑल दोस मसल, ऑल ये 1 2 3 4 5, ऑल दोस मसल 1 2 3 4 5, ये सारे जो मसल्स हैं, ऑल दोस मसल विच आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल न्यूरॉन, जो कि कनेक्ट है किसके साथ? एक सिंगल न्यूरॉन के साथ कनेक्ट है। दीज आर कॉल्ड व्हाट? मोटर यूनिट। इसको हम क्या कहेंगे? एक सिंगल मोटर यूनिट। सो ऑल द मसल विच आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल न्यूरॉन आर टर्म एज अ मोटर यूनिट, एंड दीज 5 मसल या ऑल दीज मसल which are connected by a single neuron will contract together, और ये कंट्रैक्शन भी क्या करेंगे? एक साथ करेंगे। इन सब की जो कंट्रैक्शन होगी वो भी एक साथ होगी। कंट्रैक्शन, कंट्रैक्ट टुगेदर, समझ आ रही है? तो मोटर यूनिट की समझ आ गई। मोटर यूनिट क्या है बेटा? मेनी मसल फाइबर्स आर कनेक्टेड विद अ सिंगल न्यूरॉन। Many muscle fiber are connected with a single neuron, which are connected with a single neuron are termed as a motor unit, and all these muscle which are connected with a single neuron will also contract what? Together. तो एक सिंगल मोटर यूनिट जो है उनमें जितने भी मसल आएंगे वो एक साथ कंट्रैक्शन होंगी, उसकी कंट्रैक्शन क्या होगी? एक साथ होगी। क्लियर हो गया? अच्छा बेटा एक और बात आपको बता दूं, अब क्या होता है, लेट सपोज बेटा यहां पे चलो ये हमारे पास मसल बंडल है और मसल बंडल में लेट सपोज ये है क्या? मसल बंडल, और मसल बंडल में चलो ये मसल फाइबर आ गया। क्या आ गया? मसल फाइबर आ गया। अब यहां पे लेट सपोज ये इसके फर्दर डिफरेंट मसल फाइबर्स हैं। तो एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है और इस न्यूरॉन के मेनी ब्रांचेस है, जो कि एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ इसी तरह अटैच है, लेट सपोज। क्लियर? तो इसके साथ मेनी, तो ये सारा क्या कहलाएगा? वन मोटर यूनिट, और इन सब की कंट्रैक्शन क्या होगी? एक साथ होगी। क्लियर हो गया? अच्छा एक और बात, लेट सपोज यही हमारे पास एक और मसल है। क्लियर? और इसमें ये एक आ गया और इसी तरह एक दूसरा भी आ गया। अब क्या होता है, बाजू का ऐसा होता है कि अ सिंगल मसल फाइबर, चलो अ सिंगल मसल फाइबर है, लेट सपोज ये सिंगल, ये एक सिंगल मसल फाइबर है, इट इज कनेक्टेड विद मोर देन वन न्यूरॉन। लेट सपोज ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, सही, तो इसके साथ भी ये कनेक्ट है और इसी तरह एक दूसरा न्यूरॉन है, सही, इसके साथ भी ये कनेक्ट है। क्लियर हो गया? तो बेटा सिंगल मसल फाइबर जो है अब एक से ज्यादा मसल यूनिट न्यूरॉन के साथ क्या होता है? कनेक्ट होता है। ये एक सिंगल मसल फाइबर है और इसके लिए क्या है? 2 न्यूरॉन्स है। तो अब यहां पे आ गया द फिजिकल रिलेशन ऑफ मसल एंड व्हाट? न्यूरॉन। तो बेटा अब ये बताओ, लेट सपोज ये एक मसल है और वो कनेक्ट है किसके साथ? एक न्यूरॉन के साथ, तो उसकी मसल कंट्रैक्शन स्ट्रांग होगी या वो मसल फाइबर जो कि कनेक्टेड है किसके साथ? 2 और मोर न्यूरॉन के साथ, उसकी कंट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो बेटा इसकी कंट्रैक्शन जो है यहां पे, इनकी कंट्रैक्शन क्या होगी? वीक होगी, और इसकी कंट्रैक्शन जो होगी वो क्या होगी? स्ट्रांग होगी।
समझ आ रही है? तो अब आपको वाज़ेह कर दूं कि मसल कंट्रैक्शन डिपेंड अपॉन द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट muscle fiber and neuron. So a muscle will contract weakly if they are stimulated by a single neuron. Clear है? Muscle will contract weakly if they are stimulated by a single neuron, and muscle will contract strongly if they are stimulated by more than one neuron. Clear हो गया बेटा? So that's why अब जब मैं पेंसिल पकड़ लेता हूं तो उसके लिए जो स्टिमुलस कमजोर आता है, तो इट्स मीन कि उसके लिए जो न्यूरॉन्स आते हैं वो 1-2 होते हैं, लेट सपोज, जबकि जब बाल पकड़ लेता हूं तो उसके लिए फिर न्यूरॉन जो स्टिमुलस लेकर आते हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं. सो दैट्स व्हाई वन ओकेजन में हमारा जो मसल्स होता है वो वीकली कंट्रैक्ट होते हैं और दूसरे ओकेजन में वही जो है स्ट्रांगली. तो ये डिपेंड नहीं करता स्टिमुलस के ऊपर. मैंने कहा कि जब भी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से क्या होगा, ये एबो जाएगा तो मसल शो फुली कंट्रैक्शन, मसल जो है फुल कंट्रैक्ट शो करेंगे. अब ये जो स्ट्रांग कंट्रैक्शन है और जो वीक कंट्रैक्शन है, दे डिपेंड अपॉन व्हाट द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन मसल एंड न्यूरॉन. अब अगर मसल, एक मसल है, उसको एक न्यूरॉन जो है या 2 न्यूरॉन फॉर एग्जांपल उसको स्टिमुलस लेकर आ रहे हैं, और दूसरा एक मसल है जिसको 2 से ज्यादा न्यूरॉन स्टिमुलस लेकर आ रहे हैं, तो कौन सा वाला जो है स्ट्रांगली कंट्रैक्ट होगा? जिसके तरफ जो है जितने ज्यादा न्यूरॉन स्टिमुलस लेकर आएंगे वो आपके पास क्या होगा? कंट्रैक्ट फोर्सफुली होगा. तो अब समझ आ गया कि एक इक्वेशन में किस तरह जो है मसल क्या करते हैं, मसल वीकली कंट्रैक्शन शो करते हैं और किस तरह जो है वो स्ट्रांगली कंट्रैक्शन शो करते हैं. ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द मसल कंट्रैक्शन. लास्ट आपको बता दूं बेटा डिसऑर्डर ऑफ मसल. तो डिसऑर्डर ऑफ मसल जल्दी से बेटा, बस सिंपल है वो. डिसऑर्डर ऑफ मसल, तो मसल डिसऑर्डर जो है वो एक हम पढ़ेंगे फैटीग, क्लियर, और दूसरा जो है क्रैम्प, और तीसरा जो है टेटेनी, और चौथा जो है टेटिनस. अच्छा बेटा, शॉर्ट सा ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, फैटीग क्या है? लॉस द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द मसल व्हेन लॉस्ट टू कंट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड व्हाट? फैटीग. जब भी किसी मसल की मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो लॉस करे, द कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट? फैटीग. ये किस तरह होता है? लेट्स सपोज कोई फोर्सफुल एक्सरसाइज कर रहा है एकदम, सही है, तो उसमें क्या हो गया? एटीपी उसको दरकार होता है, लेकिन जब वो फोर्सफुली जो है वो एक्सरसाइज करेगा, एटीपी की क्या आ जाएगी? डिक्लाइन आ जाएगी, सही है, उसके लिए फिर ज्यादा एटीपी. तो अब ये क्या करेगा? ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन काज करेगा, एनएरोबिक रिस्पायरेशन काज करेगा. और एनएरोबिक रिस्पायरेशन की वजह से क्या होगा? शाबाश. तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होगी, और जब भी लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होगी मसल फैटीग काज होगा. सो लैक्टिक एसिड इज वन ऑफ द फैक्टर व्हिच काज व्हाट? मसल फैटीग. फिर पेन वगैरह भी इसमें हो जाता है. अच्छा, क्रैम्प क्या होता है? तो बेटा क्रैम्प आपने याद रखना है कि क्रैम्प हमारे पास असल में क्या है? सडन इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन इज कॉल्ड व्हाट? क्रैम्प. और इसकी एग्जांपल क्या है बेटा? राइटर क्रैम्प. अब मैं बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूं किसको? अपने हाथों को. पेपर के दौरान अक्सर जल्दी जल्दी से लिख जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? क्रैम्प आ जाता है. जो सडन इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रैम्प. और इसके काजेज आपको याद होनी चाहिए. जिस तरह वहां पे काज लैक्टिक एसिड हो गया, यहाँ पे इसके काजेज आपको याद होनी चाहिए. डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से, ओवर यूज की वजह से भी, मिनरल डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है, और इसी तरह जो है डिहाइड्रेशन, ओवर यूज, मिनरल डिफिशियंसी एक्सेट्रा, दीज आर डिफरेंट काजेज ऑफ व्हाट? मसल क्रैम्प. अच्छा बेटा, टेटिनी और टेटिनस आपने याद रखना है. तो अगर आ जाए टेटिनी AY और टेटिनस, तो बेटा टेटिनी जो है ये हमारे पास क्या है? डिसऑर्डर. ये किसकी वजह से? लो लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से, लो लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से. और लो लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से जो डिसऑर्डर आता है मसल, उसको हम क्या कहते हैं? टेटिनी कहते हैं. और टेटिनस जो है ये काज बाय व्हाट?
तो अगर टेटिनस आ जाए तो बेटा टेटिनस इज काज्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड व्हाट? क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई। क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई, तो ये एक बैक्टीरिया काज करता है क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई। और क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई क्या ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से एक टेटेनस होता है? टेटेनस में फोर्सफुली मसल कंट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं टेटानोस्पेसिमन। क्या कहते हैं? टेटानोस्पेसिमन। और ये टेटानोस्पेसिमन जो है ब्लॉक करता है नर्व इंपल्स को टुवर्ड्स द मसल, और द मसल रिमेन इन अ कंट्रैक्ट स्टेट। और बाज़ औक़ात ये मसल इतना कंट्रैक्ट हो जाता है, मसल कंट्रैक्शन इतना ज्यादा हो जाता है, फोर्सफुली हो जाता है, इट में रप्चर द मसल। तो बेटा आपने टेटिनी और टेटिनस का ये जो है डिफरेंट याद रखना है कि टेटिनी जो है लो कैल्शियम लेवल, और लो कैल्शियम लेवल किस में होगा? तो बेटा पैराथार्मोन की कमी की वजह से। पैराथार्मोन, आपको पता है कि पैराथार्मोन क्या करता है? हाइपरकैल्सीमिया काज करता है। और पैराथार्मोन जब हमारे पास इसकी लो लेवल होगी, सही, तो इसके लो लेवल में मौजूद होंगे तो कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया काज होगा, और हाइपोकैल्सीमिया लीड टू द व्हाट? टेटिनी। तो अगर आ जाए हाइपोकैल्सीमिया इज वन ऑफ द काज ऑफ डैश। तो लेट सपोज एमसीक्यूज आपने इसमें सॉल्व करने हैं। लेट सपोज आ जाए हाइपोकैल्सीमिया is one of the cause of dash। तो ए में लिख टू शाबाश, टेटिनी, बी टेटिनस, और सी बोथ, और डी नन। तो फिर कौन सा आएगा बेटा? तो आपको बता रही है लो कैल्शियम लेवल की वजह से टेटिनी आएगा। और टेटिनस जो है, टेटिनस हमारे पास ये किसकी वजह से? क्लास्ट्रीडियम टेटिनाई बैक्टीरिया की वजह से। क्लियर बेटा? दिस इज ऑल अबाउट सपोर्ट एंड मूवमेंट। बेटा कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो फिर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।